हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी और लास्ट में साथ में मैंने आपको मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज या मोल भिन्न निकालना सिखा दिया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं सीमांत अभिकर्मक के बारे में। वैसे ये सीमांत अभिकर्मक भी मैंने पहले बता भी दिया था, लेकिन गलती से वो वीडियो शायद गलत हो गई, तो कोई बात नहीं। हम सीमांत अभिकर्मक की बात कर रहे हैं कि आखिर सीमांत अभिकर्मक होता क्या है और इसका क्या यूज है, क्यों हम सीमांत अभिकर्मक निकालते हैं। तो बच्चों देखो, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। सीमांत अभिकर्मक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में बोलूंगा मैं इसको LR, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम सब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अणु, परमाणु, यौगिक ये सब भाग लेते हैं, जिनको हम क्रियाकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। अगर अकेला क्रियाकारक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो सीमांत अभिकर्मक निकालेंगे नहीं हम। लेकिन क्रियाकारक एक से ज्यादा हो, क्रियाकारक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, बहुत सारे क्रियाकारक हो, एक से ज्यादा होने चाहिए बस। यदि क्रियाकारक एक से ज्यादा हो तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकारक जो अभिक्रिया के अंत में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, यानी कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से ज्यादा क्रियाकारक हैं तो वो क्रियाकारक जो अभिक्रिया के अंत में पूरी तरह फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। जो बच जाता है वो सीमांत अभिकर्मक नहीं कहलाता, बल्कि जो खत्म हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है अभिक्रिया के बाद, वो पूरा की पूरा उत्पाद में बदल जाता है, वो कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, चलो अब इस सीमांत अभिकर्मक को निकालते कैसे हैं, कैसे ज्ञात करते हैं सीमांत अभिकर्मक। चलिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो N2 यानी कि नाइट्रोजन के 3 मोल है। मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि नाइट्रोजन के 3 मोल और 6 मोल H2 के, 6 मोल हाइड्रोजन के, ठीक है, क्या करते हैं वो? अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं वो? अभिक्रिया करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। देखो, नाइट्रोजन के 3 मोल, हाइड्रोजन के 6 मोल आपस में अभिक्रिया करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन जो दिया जाता है उस क्वेश्चन के अनुसार आपको अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो मैंने लिखा N2, मैंने लिख दिया, लो ये लो, पहले मैं अभिक्रिया लिख देता हूं N2 प्लस H2, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर दोनों अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। लिख दी। और उसके बाद हमें अभिक्रिया को बैलेंस करना है, संतुलित करना है, और संतुलित करना बहुत आवश्यक है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितनी भी मोस्टली अभिक्रियाएं होती है ना, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती हैं। इसलिए हमें अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है, मोस्टली अभिक्रियाओं को। तो इन अभिक्रियाओं को हम संतुलित करेंगे। तो देखो, जब इसको संतुलित करूंगा तो N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये बैलेंस हो गए। आप बैलेंस करके देख लेना, 10th क्लास में सीखा है आपने बैलेंस करना। तो अभिक्रिया को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के बाद जिन अंकों का आप उपयोग कर रहे हो ये कहलाते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लिखी गई आवश्यक संख्या उस अभिक्रिया का रस समीकरण मिति गुणांक कहलाती है। रस समीकरण मिति गुणांक वह गुणांक होता है जो किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आवश्यक होता है, रस समीकरण मिति गुणांक, ठीक है। तो देखो, इस नाइट्रोजन का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 1, ओके, क्योंकि कुछ भी नहीं है। इसका कितना है? 3, इसका कितना है? 2। तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो अंक आप लगाते हो वो होते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, और ये बहुत आवश्यक होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभिक्रिया से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए आपको उस अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व, प्रत्येक यौगिक का रस समीकरण मिति गुणांक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 1, हाइड्रोजन का कितना है? 3,
NH3 का कितना है, NH3 इस पूरे अमोनिया का, नॉट हाइड्रोजन का, पूरे अमोनिया का रस समीकरण मिति गुणांक 2, पूरे हाइड्रोजन का H2 का रस समीकरण मिति गुणांक 3 और N2 का रस समीकरण मिति गुणांक 1, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये इसके रस समीकरण मिति गुणांक हो गए जो हमने संतुलित करने के लिए लगाए हैं। अब हमें निकालना है सीमांत अभिकर्मक। तो बच्चों सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अभिक्रिया लिखेंगे, फिर सेकंड उसको संतुलित करेंगे, ओके। संतुलित करने के बाद आप सीमांत अभिकर्मक यानी कि LR निकाल सकते हो। सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए आपको संतुलित करना आवश्यक है अभिक्रिया को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न हमारा देखो, हमारा क्वेश्चन देखो क्या था, 3 मोल N2 लिख दिया मैंने 3 मोल, 6 मोल H2 लिख दिया मैंने 6 मोल, बोलो ये सुन लो। अब मुझे आगे सॉल्व करना है सीमांत अभिकर्मक कौन होगा। तो चलिए, चूंकि रस समीकरण मिति के अनुसार, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार, अब देखो गौर से देखो क्या कहती है रस समीकरण मिति, 1 मोल अमोनिया का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। देखो रस समीकरण मिति अपने आप में पूरी अभिक्रिया की कहानी होती है, स्टोरी होती है, हिस्ट्री होती है, पूरी अभिक्रिया की हिस्ट्री है रस समीकरण मिति गुणांक। देखो क्या पता लग रहा है इससे मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर सकते हैं और क्या बनाते हैं, 2 मोल NH3 बनाते हैं। ये यूनिवर्सल हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सत्य हो गया कि जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाएंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल के साथ अभिक्रिया करेगा। कितने मोल के साथ, 3 मोल के साथ, और बनने वाला जो अमोनिया होगा वो 2 मोल होगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार 1 मोल N2 1 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करता है। तो 2 मोल N2 के साथ, एक के साथ कितना कर रहा है, 1 मोल N2 के साथ 3 मोल करता है। कितने के साथ कर रहा है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल कर रहा है, पक्की बात है। अब मुझे हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 6 मोल, इसको उल्टा भी कर दो कि 3 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल नाइट्रोजन करता है, तो 6 मोल के साथ कितना करेगा, 2 मोल, बोलो ऐसा नो। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मोल नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल करते हैं, 3 मोल, तो 2 मोल के साथ कितने करेंगे, 6 मोल, बोलो ऐसा नो। 3 मोल के साथ कितने करेंगे, 9 मोल हाइड्रोजन के। अरे मुझे कितने दे रखे हैं नाइट्रोजन के, तो 3, हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 6, तो इस 6 के साथ हमारे कितने मोल, इसके कितने मोल क्रिया कर लेंगे, केवल और केवल 2 मोल क्रिया कर लेंगे। 6 पूरा क्रिया करेगा और इसके 2 ही मोल क्रिया करेंगे। अरे 6 मोल तो पूरी तरीके से क्रिया कर लेगा, और नाइट्रोजन कितने मोल करेंगे, केवल 2 मोल। तो बचेगा कौन, ये बचेगा, नाइट्रोजन बचेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 में से केवल 2 ने क्रिया करी है। 3 में से कितने ने क्रिया करी, 2 ने, और इसके 6 में से कितने ने क्रिया कर ली, 6 के 6 ने क्रिया कर ली। तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो हमारे पास जो समाप्त होता है ना, वही LR होता है। इसको और समझाता हूं मैं, देखो 2 मोल नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल अभिक्रिया करेंगे, 6 मोल, तो ये 6 मोल हाइड्रोजन की अभिक्रिया करेंगे कितने के साथ, N2 के साथ। अतः प्रश्नानुसार अब हम प्रश्न करके चलते हैं कि 6 मोल हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 2 मोल से पूर्ण रूप से अभिक्रिया कर लेते हैं। बताओ कोई डाउट, हाइड्रोजन के 6 मोल नाइट्रोजन के 2 मोल के साथ पूरी तरह अभिक्रिया कर लेंगे। इसलिए अभिक्रिया के अंत में केवल नाइट्रोजन का 1 मोल ही शेष बचेगा। क्यों, क्योंकि आपको प्रश्न में 3 मोल दे रखे थे, 3 में से 2 मोल ने पूरी तरीके से 6 मोल के साथ अभिक्रिया कर ली। 6 मोल समाप्त, 2 मोल समाप्त, बचेगा कितना, केवल 1 मोल नाइट्रोजन का यहाँ बच जाएगा। 3 - 2 कर देंगे तो, अतः नाइट्रोजन का 1 मोल शेष बचेगा, जबकि हाइड्रोजन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारा LR हाइड्रोजन होगा। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको सिखा सकता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन आपको इसको करना ऐसे ही है, ये करने का तरीका होता है, समझ गए। तो क्वेश्चन के अंदर जितने आपको मोल दिए गए हैं बच्चों, पहले वो देखो, रस समीकरण मिति गुणांक देखो, और फिर आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि LR कौन होगा। ये पूरी कहानी है LR निकालने की। ये तो हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम पेपर में कॉपी में लिखते हैं पूरा विस्तार से, इसलिए हमें आपको बताना पड़ता है।
लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इसको आप शॉर्ट में निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतना बिना दिमाग लगाए। कैसे निकालते हैं डायरेक्ट भी मैं आपको सिखा दूं। यहाँ एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नहीं निकालते, बोर्ड एग्जाम में पूरे इस तरीके से लिखते हैं, स्कूल के एग्जाम में। कंपटीशन में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो कंपटीशन की बात थोड़ा सा बता देता हूँ, कैसे आप डायरेक्ट एलआर निकालोगे। देखा, अभी हमारा एलआर आया हाइड्रोजन, और हम हमारी ट्रिक से को सोल्व करते हैं। देखो, जो भी प्रश्न आपको प्रश्न में मोल दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, मोल। आपको इन मोलों को इनके रस समीकरण मिति गुणांक से भाग देना। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सीमांत अभिकर्मक क्रियाकारकों में होता है, उत्पाद में नहीं होता। तो बच्चों, मैं बिल्कुल आसानी से निकाल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। देखिए, मैं निकाल रहा हूं एलआर। शॉर्ट ट्रिक है ये आपकी, शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक? एलआर फाइंड आउट करना है। तो जो भी मोल दिए जाते हैं, जितने भी मोल दिए जाते हैं, दिए गया मोल, प्रश्न में दिए गए मोल को डिवाइड कर दो रस समीकरण मिति गुणांक से। रस समीकरण मिति गुणांक, ठीक है। जो भी मोल दिया गया है उसको रस समीकरण मिति गुणांक से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये लो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है। दिया गया मोल 3 मोल N2 का, मैं N2 के लिए बात कर रहा हूं। N2 के कितने मोल दिए गए हैं प्रश्न में, 3 मोल, बटा रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 1। आंसर कितना आएगा इसका, 3। इधर आ जाओ, दिया गया मोल H2 की बात कर रहा हूं, 6 मोल, बटा रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, 3। तो देखो, यहां भी रस समीकरण मिति गुणांक की आवश्यकता पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक में भी, इसलिए पहले अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। करो इसको सोल्व। 3 2 जा 6। दोनों में देखो कम कौन आया है, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही आपका एलआर होगा। इसका मतलब आपका एलआर कौन होगा, H2। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो हमारा अभी भी एलआर कौन आया था, H2 ही आया था, और ऐसे ट्रिक से भी कौन आ रहा है, H2 आ रहा है, ठीक है। तो हम, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है जिससे हमारे उत्तर को कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आएगा। ओके, चलिए। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है एलआर के अंदर, मैं इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से लिखता हूं। देखो, अभी तो आपको क्वेश्चन में मोल दिए गए थे, इसलिए आपने आसानी से फाइंड आउट कर लिए। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आपको द्रव्यमान दे सकता है, आपको संख्या दे सकता है, आपको वॉल्यूम आयतन दे सकता है। तो मैंने सबको मोल में बदलना सिखाया है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया जाए, पहले तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, और मोल में कन्वर्ट करने के बाद रस समीकरण मिति गुणांक से भाग दे लो। आप आसानी से एलआर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ताकि और दिक्कत नहीं आए आपको। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन एलआर होगा, ऐसा कभी रट्टा मत मार लेना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी आपका हाइड्रोजन निकला है तो वापस आप जब निकालोगे किसी और अभिक्रिया के लिए, क्वेश्चन चेंज करके दे दे, तो आप उसमें भी रट्टा मार लो कि हाइड्रोजन एलआर था इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन ही एलआर रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, एलआर कुछ भी हो सकता है। कभी कभी नाइट्रोजन भी एलआर हो सकता है इस अभिक्रिया के अंदर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, यहां पर मान लो आपको दिया मैंने 56 ग्राम नाइट्रोजन, कितना ग्राम, 56 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। और आपके रिएक्शन करता है 56 ग्राम नाइट्रोजन, आपका रिएक्शन करता है 56 ग्राम, 56 ग्राम ये है, और आपका ये 90 ग्राम, मान के चलो 90 मान लो, 18 मान लो, ये लो 18 या 20, 18 ग्राम H2 से रिएक्शन करता है। कितने ग्राम से, H2 के साथ 18 ग्राम, है ना। इसका कितना है 56 ग्राम, इसका कितना है 18 ग्राम। 18 ग्राम की जगह मैं और ज्यादा भी लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं इसको 24 लिख दूं, ये लो 24 ग्राम, 24 ग्राम, कुछ भी गिवन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है वही दिया जाए, संख्या कुछ भी हो सकती है। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन 24 ग्राम हाइड्रोजन के साथ
अभिक्रिया करता है एवं अमोनिया बनाता है, अमोनिया बनाता है, तो अमोनिया की मात्रा ज्ञात करो कि अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, तो कितना अमोनिया बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि हमें यहाँ से एलआर निकालना है। वैसे तो कई क्वेश्चन में बोल देता है कि सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करो, लेकिन यहाँ नहीं बोला। अब क्या करें, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो ऐसा क्वेश्चन होता है केमिकल रिएक्शन वाला, उसमें अगर आपको उत्पाद की मात्रा पूछ रहा है कि कितना उत्पाद बन रहा है, अमोनिया क्या उत्पाद है ना, उत्पाद की मात्रा पूछ रहा है, तो आप पहले उस अभिक्रिया के अंदर एलआर निकालो। एलआर निकालोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका उत्पाद बनेगा, समझ गए। एलआर उस अभिक्रियाओं में आपको एलआर निकालना आवश्यक हो जाता है। अगर आपने एलआर नहीं निकाला तो आप गलती कर दोगे। क्या गलती करोगे, आप उत्पाद की मात्रा गलत निकालोगे, क्योंकि उत्पाद बनेगा एलआर के अनुसार। जो आपका उस अभिक्रिया में एलआर होगा उसी के अनुसार आपको उत्पाद निकालना होता है। तो पहले मैं अभिक्रिया लिखता हूं, N2 प्लस H2 दोनों मिलते हैं, मैं आंसर कर रहा हूं इसका, और दोनों मिलकर बना रहे हैं अमोनिया। ये तो हो गई अभिक्रिया। अब मैं इसको संतुलित कर देता हूं, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये लो। अब आपके पास दो रास्ते हैं। आपको जो दिया गया है 56 ग्राम तो ये दिया गया है, और 24 ग्राम ये गिवन है, और ये आपको निकालना है कितने ग्राम ये बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर या तो इनको मोल में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो आपको ये गिवन है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनको आप किस में कन्वर्ट कर लो, इनसे इनके अकॉर्डिंग आप ग्राम निकाल लो, तो आसानी से कर सकते हो। लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ता है। आप तो सीधा जो ग्राम दिया गया है इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखो N2 के मोल कैसे निकालोगे। N2 के मोल दिया गया द्रव्यमान 56 बटा इसका कितना होता है 28, नाइट्रोजन का गिवन दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, सिखाया था मैंने मोल निकालना, कितना आ जाएगा 2 मोल। तो प्रश्न में 2 मोल दिए गए हैं N2 के, लेकिन हमें पता नहीं था। अब H2 के मोल निकालो। दिया गया द्रव्यमान 24 ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान H2 का मोलर द्रव्यमान 2 ही होता है, यहां से आ जाएगा 12 मोल। अब ये क्वेश्चन है आपका, 2 मोल नाइट्रोजन है, 12 मोल हाइड्रोजन है। चलिए तो पहले मैं शॉर्ट में निकाल देता हूं, फिर हम हमारे क्वेश्चन से कर लेंगे कैसे हमें क्वेश्चन करना है। देखो नाइट्रोजन के N2 के सभी देखेंगे, N2 प्लस 3H2 यहाँ से बन गया है 2NH3। हमें तो इनसे मतलब है, इसके कितने मोल दिए गए हैं 2, इसके कितने मोल दिए गए हैं 12। जितने मोल दिए गए हैं, जितने मोल हैं, मोल के अंदर भाग लगा दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरण गुणांक का। तो 2 के अंदर भाग लगेगा 1 का, 12 के अंदर भाग लगेगा 3 का, इसका तो निकलेगा 2, इसका निकलेगा 4। अब देखो कम कौन है, ये कम है, और जो कम है वही हमारा एलआर है, यानी कि हमारा एलआर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो इस अभिक्रिया के अंदर हमारा एलआर कौन होगा, नाइट्रोजन। तो ये तो थी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको पूरा तरीके से सिखाता हूं कि एग्जाम में, यानी कि मैं जब टेस्ट लूं या स्कूल में जब एग्जाम होंगे तो हम उनको पूरा कैसे डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखना है अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार, रस समीकरण मिति के अनुसार, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, अभिकृत लिख सकते हो आप, के साथ अभिकृत N2 के मोल। देखो रस समीकरण मिति के अनुसार 3 मोल हाइड्रोजन के साथ N2 के कितने मोल है, बराबर
1। बोलो यस और नो। तो 1 मोल के साथ कितना करेगा? तो 1 मोल H2 के साथ, पहले 1 के साथ निकाल लो, अभिकृत N2 के मोल, किसके मोल निकालेंगे अपन यहाँ? N2 के। 3 के साथ 1 करता है, तो 1 के साथ कितना करेगा? 1/3 मोल। तो N2 के कितने मोल? 1/3, 1 मोल H2 के साथ। और हमारे पास H2 के कितने मोल दे रखे हैं? 12। देखो अच्छी तरह, तो 12 मोल। अब प्रश्न के अनुसार 12 मोल H2 के साथ, 12 मोल H2 के साथ अभिकृत N2 के मोल। चलो भाई, 12 मोल के साथ N2 कितने मोल रिएक्शन करेंगे? 1/3 × 12 यानी कि 4 मोल। तो 12 मोल के साथ अभिक्रिया करने के लिए कितने मोल चाहिए? 4 मोल चाहिए। और हमें दे कितने रखे हैं प्रश्न में? 2 मोल। बोलो, तो 12 मोल तो पूरी तरह अभिक्रिया नहीं कर सकता। बोलो यस और नो। अरे बात समझ में आ रही है? अगर आप हाइड्रोजन के पूरे 12 मोल से अभिक्रिया कराओगे तो इसके कितने मोल चाहिए? 4 मोल चाहिए। और है कितने? 2 मोल। तो 12 मोल के साथ आपको कितने मोल चाहिए? 4 मोल। कितने चाहिए? 4 मोल। कितने के साथ? 12 मोल नाइट्रोजन के साथ। ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, हमारे पास तो दे रखे हैं 2 मोल। तो 2 मोल नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्शन करेगा? तो ऐसे देखो कि 1 मोल करता है 3 के साथ, 2 मोल करेगा 6 के साथ, 3 मोल करेगा 9 के साथ, 4 मोल करेगा 12 के साथ। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? केवल और केवल नाइट्रोजन के 2 मोल ही गिवन है। 4 मोल है क्या? नहीं है। इसका मतलब आपका 2 मोल वाला N2 जो है वो कम पड़ गया। अरे कम पड़ जाएगा ना, 4 मोल चाहिए 12 मोल के साथ रिएक्शन करने के लिए, है क्या यार? नहीं है। ठीक है, तो फिर एक काम करो, हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा कम है हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो बस हमारा Lr कौन होगा? यानी कि N2। अतः H2 के साथ अभिक्रिया करने के लिए, उधर लिख देता हूं मैं, अतः H2 के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने के लिए N2 के मोल अपर्याप्त हैं, मतलब कम है। अतः N2 कम है, इसलिए सीमांत अभिकर्मक N2 होगा। तो हमारा सीमांत अभिकर्मक कौन है? N2। ठीक है, अब जब आपका सीमांत अभिकर्मक आ जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग आप NH3 की मात्रा निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बनता है। हमारे पास प्रश्न में कितने मोल दे रखे हैं? N2 के 2 मोल। तो इसके 2 मोल से इसके कितने बनेंगे? 4 मोल। और 4 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 मोल का 17 होता है, 4 मोल का 17 चौगु 64, यानी कि अमोनिया की मात्रा 64 ग्राम बनेगी। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम सीमांत अभिकर्मक याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मैंने आपको चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश करा दिया है। बच्चों एक टॉपिक आप सोच रहे होंगे नॉर्मेलिटी बाकी है सर, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस से नॉर्मेलिटी हट चुका है। इस बार आपके सिलेबस में नॉर्मेलिटी नहीं है और समय कम है, और टाइम को ध्यान में रखकर हम चाहते हैं कि आज हम NCERT बेस्ड जितने भी क्वेश्चन NCERT में हैं उनको हम धीरे धीरे करके सॉल्व करें, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो जाएं। तो पहले हम उतना पढ़ लें जितना सिलेबस में है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने जा रहे हैं, लेकिन एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए अब जो वीडियो आएगी वो NCERT के सॉल्यूशन की आएगी, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये कॉमन वीडियोस हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कॉमन है
और अगर आपका कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो हिंदी मीडियम का, तो वो अपनी बुक से इसको मैच कर लें कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। हो सकता है कि जो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में 5वें नंबर पर है वो हिंदी मीडियम में 6ठे नंबर पर आ जाए, 7वें पे आ जाए, तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप मेरे क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, पढ़ूंगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर बताएंगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर केवल आपको हिंट दूंगा, केवल आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। देखो होता ऐसा है कि कभी कभी जो हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी है, हो सकता है उसमें मिसप्रिंट हो जाए या थोड़ा सा, तो आपको उनके सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, लेकिन ऐसा कभी कभी होगा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चनों में आंसर गलत आ रहे हैं और फिर आपका सर बुक में गलत छप गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाए, तो लेकिन आपको अगर कैलकुलेशन सही करोगे तो ऑलमोस्ट ये सही आंसर आपके आएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, और जो एक्सरसाइज है लास्ट में पार्ट पूरा होने के बाद, चैप्टर पूरा होने के बाद, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रॉब्लम 1.1 यानी कि उदाहरण 1.1। तो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को रीड करूंगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका हिंट आपको दूंगा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम, उदाहरण, हम पहले उदाहरण कर रहे हैं बुक के अंदर के। तो प्रॉब्लम 1.1, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज के अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए या अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है ग्लूकोज के अणु का, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, C6H12O6। देखो यहाँ पर किसी भी मोल का नहीं पूछा, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, और मॉलिक्यूल के मास के लिए हम बताए यूनिफाइड लगाते हैं। तो चलिए एक मॉलिक्यूल में कौन कौन परसेंटेज देख लेते हैं। हम सब जानते हैं कार्बन का 12 होता है, तो 12 × 6, क्योंकि 6 कार्बन है टोटल, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और हमारे पास टोटल है 12, तो 12 × 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × आपके पास 6। और जो भी आंसर आपका आएगा बच्चों वो यूनिफाइड में आएगा, AMU में आएगा या यूनिफाइड में आएगा। मैंने बोला था कि अगर एक मॉलिक्यूल का या एक अणु का द्रव्यमान जब आपसे पूछता है, मास जब आपसे पूछता है, तो वो यूनिफाइड में या आप इसको AMU में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यूनिफाइड लिखूंगा, यूनिफाइड में लिखते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, है ना। 12 × 6 = 72 एंड 12 एंड 96, और जब इन सबको आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 180 यूनिफाइड। तो प्रॉब्लम 1.1, ठीक है, आपका है ये एग्जाम्पल 1.1, उदाहरण है 1.1, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 180 यूनिफाइड, ओके। अब आपकी बुक में देखो 180.162 यूनिफाइड दे रखा है, उसके पीछे रीजन ये है कि हम यहाँ कार्बन का 12 लेके चलते हैं और बुक वाला एकदम एग्जैक्ट 12.011 यूनिफाइड लेके चलता है। दूसरा हाइड्रोजन का हम 1 लेके चलते हैं और बुक में यहाँ पर 1.008 लेके चला है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान नहीं देना है, हमारा आंसर सही है। अब है प्रॉब्लम 1.2, एग्जाम्पल 1.2, ये 1.1 था, 1.2 की बारी। तो एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, एक यौगिक है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है 4.07%। दूसरा 24.27% कार्बन, यानी कि कार्बन कितना है 24.27%, और तीसरा 71.65% क्लोरीन, आपके पास क्लोरीन कितना है 71.65%, एंड इट्स मोलर मास, और आपको दे रखा है मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। आई होप हिंदी मीडियम वाले इतना तो समझते होंगे, मोलर मास का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है 98.96 ग्राम। तो ये सारी चीज आपको गिवन है और आपको निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र, ये दोनों हमको निकालने हैं। तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको मैंने टेबल बनाना सिखाया था,
कि पहले जो परसेंटेज गिवन होता है उसमें इनके मोलर मास से इनको डिवाइड करते हैं। तो ये तो आपका हाइड्रोजन, या आपका कार्बन, या आपका क्लोरीन। ठीक है, मैं आंसर कर रहा हूं, मैं जल्दी से बता रहा हूं, सोल्व आपको करना है। 4, ठीक है, 0.07 है, इसको 1.08 से या 008 से डिवाइड कर दो। 1 से कर सकते हो आप, 1 मान के। तो यहाँ पर आपका जो भी आएगा, यहाँ आपका आएगा ऑलमोस्ट वही 4.7। इधर बात करो कार्बन की, फिर क्लोरीन की। कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पर कार्बन है आपके पास 24.27 और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 2.02 के समथिंग, 2.02, 4.07, 2.02 और क्लोरीन आपको दे रखा है 71.65%। इसको डिवाइड करेंगे 35.5 से, और इसकी भी जो आपको कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो 2.02 आएगा। तो आपको इनको हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन को जो भी आपका परसेंटेज गिवन है उनके परसेंटेज को उनके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। कर दिया। इसके बाद आपके पास जो भी वैल्यू आती है उसमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। सबसे छोटी वैल्यू 2.02 है, फिर इस वैल्यू को तीनों से डिवाइड करना है, यानी कि एक सिंपल रेशो आपको निकालना है। तो 4.07 अपॉन 2.02 ऑलमोस्ट 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, यहाँ 1 आएगा। इधर बात करेंगे 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 और यहाँ भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपके पास 211 ये निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो निकला आपका 211। तो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या निकलेगा, देखो कार्बन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितने, 2, तो CH2 और Cl। दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके निकालने के लिए आपको यहाँ पर मोलर मास गिवन होता है, पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना है, n कैसे फाइंड आउट करेंगे, मूलानुपाती सूत्र का भाग, यानी कि मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र का भाग बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र यानी कि मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला कितना निकला, 12। इसका निकालो मास निकालो, इसका द्रव्यमान निकालो, कितना निकलेगा इसका द्रव्यमान, 12 + 2 + 35.5 कितना निकलेगा। ये आपके पास कैलकुलेशन जब सोल्व करोगे 49.48 निकल जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, और जब ये निकलेगा तो 98.96 को डिवाइड कर दो 49.48, तो ये आपके पास चला गया ऑलमोस्ट 2 बार। ठीक है, आप कैलकुलेशन खुद सोल्व करोगे, आपके ऑलमोस्ट इतनी ही आएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं केवल आपको एक वे बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक मेथड बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। करना आप ही को है, अंडरस्टैंड। जो भी परसेंटेज दिया गया है पहले उसके मोलर मास से सबका डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे फिर सबको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपके इंपीरिकल फॉर्मूले में रख देनी है। कार्बन 1 आया, ये 1 रख दिया, हाइड्रोजन 2 निकला, 2 लगा दिया, क्लोरीन 1 निकला, 1 लगा दिया, इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया CH2Cl। अब इसका मास निकालो, मास आ गया 49.48, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, इसलिए मुझे मास निकालना पड़ेगा। तो जो मास आया है आपका मोलर मास से उसको डिवाइड करा अपन ने, मोलर मास को अपन ने उस मास से, इंपीरिकल फॉर्मूले के मास से क्या कर दिया, डिवाइड। मोलर मास ऊपर आएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके क्या निकालेगा, इससे आपके पास एक नंबर निकल जाएंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ n की वैल्यू 2 आई है, यानी कि इंपीरिकल फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करना है,
तो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा, अणुसूत्र आ जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू 2। तो CH2Cl को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब पूरा 2 लगाएंगे इसके, तो आपके पास निकल जाता है C2H4Cl2। दिस इज द molecular formula of compound C2H4Cl2। ये आपका हो गया प्रॉब्लम 1.2। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम, यानी कि एग्जाम्पल, उदाहरण 1.3 1.3। ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 1.3। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि 16 ग्राम मेथेन के दहन पर निकलने वाले जल की मात्रा ज्ञात करनी है, कि कितने जल की मात्रा हमको प्राप्त होगी। 16 ग्राम मेथेन का दहन करना है और हमें निकलने वाले जल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखो 16 ग्राम ऑफ मेथेन का दहन करना है, तो CH4 है ना, दहन मतलब कंबंशन करना है। तो कंबंशन रिएक्शन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेथेन की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको दो चीज प्रोड्यूस होती है, CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबंशन करते हैं, दहन करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो दो प्रोडक्ट आपको हमेशा बनेंगे, CO2 और H2O। तो यहाँ पर एक तो CO2 बनेगा और एक H2O बनेगा। अंडरस्टैंड? अब देखो CO2 और H2O बन गया, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। जब इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, और तो यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगाते ही 2 जब 4 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस होगी। मैंने कहा था किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना है तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। और मैंने आपको कहा था रस समीकरण मिति गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मिति गुणांक देखना है। देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक कितना है, इसका तो है 1, इसका है 2, इसका है 1, इसका है 2, यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो वो संख्या होती है जो इनके आगे संतुलित करने के लिए लगाई जाती है, और ये हमें अभिक्रिया की हिस्ट्री को बताते हैं, केमिकल रिएक्शन की हिस्ट्री को बताते हैं। तो इस रिएक्शन में 1 मोल मेथेन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। 1 मोल मेथेन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। 1 मोल मेथेन से 2 मोल वाटर जल, ठीक है ना, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 16 ग्राम ऑफ मेथेन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, हमें इसका गिवन है 16 ग्राम, है ना, हमें ये गिवन कितना है 16 ग्राम, और हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। तो बच्चों इस 16 ग्राम को मैं मोल में कन्वर्ट कर लूं, गिवन मास मोल में कन्वर्ट करना है इसको। गिवन मास 16 ग्राम बटा मोलर मास किसका, मेथेन का। अगर आप मेथेन का मोलर मास निकालोगे तो वो 16 ही आएगा। देखो मोलर मास ऑफ मेथेन 12 प्लस 4, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कितना हो जाएगा 16। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान 16, मोलर द्रव्यमान 16, कितना मोल आ जाएगा 1 मोल। तो अगर गौर से देखो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमको 1 मोल गिवन है, और हमसे क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग भी 1 मोल ही है। तो 1 मोल मेथेन से 2 मोल H2O बनता है, और क्वेश्चन में भी हमें 1 मोल गिवन है। इसका मतलब इससे भी कितना मोल बनेगा वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। लेकिन हमें तो क्वांटिटी निकालनी है ना। तो देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम।
वापस सुनेंगे। आप सबको पता है कि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू रस समीकरण मिति गुणांक। और अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में 16 ग्राम दिया था, 16 ग्राम को मैंने मोल में कन्वर्ट किया तो वहां 1 मोल निकला। इसका मतलब 1 मोल से कितना मोल H2O बनेगा, 2 मोल। अब मुझे क्वांटिटी निकालनी है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए मुझे, हम जानते हैं कि 1 मोल H2O का द्रव्यमान यानी कि मास 18 ग्राम होता है। तो हमारे पास कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। देन 2 मोल्स ऑफ H2O, H2O के 2 मोल का द्रव्यमान, मास ऑफ 2 मोल ऑफ H2O, यानी कि H2O के 2 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, तो 18 इंटू 2 करोगे तो 18 दूना 36, 36 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल नंबर 1.3 करना है। यह आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.3 है। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1.4। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबंशन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन, कितने मेथेन की कितने मोल, ठीक है ना, 22 ग्राम CO2 के टू प्रोड्यूस। देखो 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए मेथेन के कितने मोल की हमें रिक्वायरमेंट होगी इसी रिएक्शन में। एग्जाम्पल नंबर 1.4 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.4 करते हैं। रिएक्शन यही है, मेथेन का कंबंशन हो रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है CO2 22 ग्राम आपको प्रोड्यूस करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ये आपको प्रोड्यूस करनी है 22 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये आपसे पूछा है। CO2 के 22 ग्राम के लिए आपको कितना मेथेन चाहिए। आ जाओ स्टोइकियोमेट्री पे, हम सब देखते हैं। इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, दिख रहा है आपको। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलता है। तो मैं इसका मोल निकाल लूं, इसका मोल में कन्वर्ट करो इसको CO2 को, गिवन मास अपॉन मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ CO2। CO2 का मोलर मास होता है 44, निकाल के देख लो। 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम, ये मोलर मास निकलेगा। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो आंसर आता है आपका 1/2 मोल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 0.5 मोल। बोलो, अब गौर से देखो, 1 मोल चाहिए 1 मोल के लिए, बोलो। तो मेरे पास मुझे कितना मोल क्वेश्चन में गिवन है, 0.5 मोल। तो फिर इसके भी कितने चाहिए, 0.5 मोल। अंडरस्टैंड। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल है। तो रिक्वायर्ड मोल ऑफ CH4, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ CH4 कितने चाहिए, 0.5 मोल। अगर नहीं समझे हो तो फिर से देखो, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, कोई दिक्कत। अगर मैं इसका 2 मोल लूं तो इसके भी 2 मोल बनेंगे, इसका 3 मोल लूं तो इसके भी 3 मोल बनेंगे। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके आपको 0.5 मोल बनाना है। कितना बनाना है, 0.5 मोल। तो फिर इसका भी कितना लूंगा, 0.5 मोल, ठीक है। तो फिर मेथेन के भी आपको कितने मोल रिक्वायरमेंट होंगे, 0.5 मोल। अंडरस्टैंड। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है मोल्स, केवल मोल से पूछा है, ओनली मोल से पूछा है, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.5 मोल। क्लियर है, बहुत सिंपल है। आपको ग्राम में गिवन था, मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो क्वेश्चन को मोल में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन इजी हो जाता है, समझ गए। 1 मोल से 1 मोल, 2 मोल से 2 मोल, 3 मोल से 3 मोल, 4 मोल से 4 मोल, 4.5 मोल से 4.5 मोल, 0.5 मोल से 0.5 मोल। तो इसका आपको 0.5 मोल बनाना है। कैसे पता लगा, गिवन मास मोलर मास करके इसके मोल निकाल लिए मैंने। क्वेश्चन में मुझे 0.5 मोल पूछा है, ठीक है।
तो इसका भी कितना मोल आ जाएगा 0.5। अगला एग्जांपल 1.5, बिल्कुल एलआर निकालना है पहले। एग्जांपल नंबर 1.5 ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। मैं कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करूंगा, केवल हिंट दूंगा कैसे करना है, ओनली हिंट करना आपको ये स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है 50 kg ऑफ N2, ये लीजिए एग्जांपल नंबर 1.5, उदाहरण नंबर 1.5। आपको दिया है N2 और ये कितना दिया है 50 kg नाइट्रोजन, हाइड्रोजन दिया है 10 kg, H2 दिया है 10.0 यानी कि 10 kg मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता 0.0 लगाने से। आर मिक्स टू प्रोड्यूस, और क्या बनाते हैं अमोनिया बनाते हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं अमोनिया। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस रिएक्शन। तो आपको इस रिएक्शन के अंदर एक तो क्या करना है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन, यानी कि आपको एक तो लिमिटिंग रीजन बताना है और एक अमोनिया की क्वांटिटी बतानी है कि कितना अमोनिया यहाँ पर बनेगा। यानी कि अब आपको इससे क्या निकालना है NH3 की क्वांटिटी और एक निकालना है LR। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखते हैं N2 प्लस, हम जानते हैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट 2NH3। ये कहां से लगाया मैंने, फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, लिख दिया। उसके बाद बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस कर रहा हूं, ये लो। अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री, मुझे तो यहाँ पर किलोग्राम गिवन है तो मैं मास में कन्वर्ट करूं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो यहीं कर देता हूं मैं 50 × 10³ ग्राम। बोलो यस और नो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 को 10³ कह सकते हैं। इधर आ जाओ, 10 × 10³ ग्राम। बोलो अब मुझे इसको ग्राम में निकालना है और LR निकालना है, तो मुझे ये कितना दिया है 50 × 10³ और ये कितना दिया है 10 × 10³ ग्राम में है, ग्राम में है, ठीक है। दिया गया जो भी आपको ग्राम गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करें, गिवन मास अपॉन मोलर मास। N2 का मोलर मास कितना होता है सबको पता है 28, यहां से मोल आ जाएंगे। इसमें H2 का मोलर मास कितना होता है 2, यहां से 2 ग्राम, ठीक है। अब ये जो भी आएगा ये मोल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इसके मोल मैंने माना x मोल आ गए, ठीक है। जो भी आप कैलकुलेशन कर लेना, इसके x आ गए और इसके कितने आ गए, इसके y मोल आ गए, जो भी आएंगे आपके पास आ जाएंगे, कैलकुलेशंस कर लेना। अब आपको LR निकालना है, LR निकालने का तरीका बता दिया मैंने, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 1, इसका 3, दोनों में से जो भी कम आएगा वो LR होगा, दोनों में से जो भी कम आएगा वो LR होगा। सपोज दैट मान के चल, तो देन आप यहां से मोल में कन्वर्ट करके और फिर उस मोल को, जो भी मोल आपके निकले, x मोल इसका निकला और y मोल इसका निकला। देखिए ये जो x और y मोल मैंने यहाँ माने हैं, आपको इसको सॉल्व करना है फिर निकालना है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ x निकला और यहाँ y निकला, तो जो भी मोल यहाँ निकले हैं ना वो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकले हैं, यानी कि क्वेश्चन में आपको ग्राम दिया था, आपने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब इन मोल में इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनको डिवाइड कर दो, यानी कि रस समीकरण गुणांक से इनको भाग देके आप यहाँ से LR निकाल लेते हो। जब आप ये भाग दोगे तो आप ये काम रफली करना, बाकी पूरा स्टेटमेंट के साथ कॉपी में लिखना है, जैसा मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाले टॉपिक में सिखाया था। यहाँ से आप जब निकालोगे तो ये वैल्यू आपको कम निकलेगी, तो ये आपका LR होगा। इट मींस LR आपका क्या आएगा, H2 आएगा। देखिए अब जो LR निकलता है ना उसी के अकॉर्डिंग आगे का क्वेश्चन सोल्व होता है। अब हमसे पूछा है कि NH3 का अमाउंट कितना होगा, NH3 कितना प्रोड्यूस होगा, कितना NH3 बनेगा। तो देखो हमारा LR निकला H2, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे इसको H2 से, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री, अकॉर्डिंग टू रस समीकरण गुणांक, रस समीकरण गुणांक के अनुसार 3 मोल्स ऑफ H2, यानी कि H2 के 3 मोल प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 मोल्स ऑफ NH3, यानी कि 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल NH3 को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, 3 मोल हाइड्रोजन।
produce 2 mole of NH3. तो then 1 mole, because 1 mole of H2, तो H2 का 1 mole, ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस करेगा? देखो यहां पर प्रोड्यूस H2 के 1 मोल से, देखो 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ NH3, तो H2 का 1 मोल क्या प्रोड्यूस करेगा? इज इक्वल टू 2/3 मोल्स, यहां देखो 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3, 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मतलब निर्माण करते हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा? 2/3 मोल ऑफ NH3। बोलो यस और नो। ये आपके पास मोल आ गया। मुझे कितने मोल गिवन थे क्वेश्चन में? y मोल, जो भी आपके यहाँ संख्या निकलेगी, जो भी आपके यहाँ आंसर आएगा वो, तो y मोल जो भी आया ऑफ H2 प्रोड्यूस यानी कि निर्मित करेगा 2/3 1 करता था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? y से। ध्यान रखेंगे आपका यहाँ निकला XYZ 10 निकला, 50 निकला, 100 निकला, तो 100 मोल, मान लो 100 मोल हाइड्रोजन के क्या अमोनिया कितना प्रोड्यूस करेंगे? 2/3 × 100, ठीक है, ऑफ NH3। अब ये मोल निकले हैं, ये क्या निकले हैं बच्चों? मोल। और मुझे क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, ठीक है, मात्रा निकालनी है। कितनी मात्रा अमोनिया की, कितना ग्राम निकालना है। तो देखो 1 मोल अमोनिया का होता है 17 ग्राम, तो इतने मोल का कितना हो जाएगा? तो मोलर मास ऑफ अमोनिया NH3 कितना होता है? इज इक्वल टू 17 ग्राम। तो मास ऑफ यानी कि 2/3 y मोल ऑफ अमोनिया इज या विल बी, देखो समझो, अमोनिया के 1 मोल का द्रव्यमान 1 मोल का मास 17 ग्राम होता है, और मेरे पास इतने मोल अमोनिया बन जाएगा हाइड्रोजन से, जो भी जितने भी हाइड्रोजन मोल दे रखे थे आपको, उससे इतना बनेगा। 1 मोल का 17 होता है, तो यहाँ पर इतने मोल का कितना होगा? तो 17 मोल को, 17 ग्राम को इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 y × 17, और जो भी आंसर आएगा आपका वो ग्राम में आ जाएगा अमोनिया का। एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ ये y मोल निकालने हैं, ये जरूरी है, फिर आप यहाँ आगे क्वेश्चन चेक कर पाओगे। मैंने यहाँ y माना है, मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करूंगा, वीडियो लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए अंडरस्टैंड। 1.5 एग्जाम्पल पूरा हुआ। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.6 में, ठीक है। एग्जाम्पल 1.6 सो सिंपल, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। कैलकुलेशन आपको करनी है 1.5 के अंदर, सारी कैलकुलेशन करनी है, फिर जो आंसर आना है वो बताना है, ठीक है। ढंग से करनी है कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन में गलती करते हो, फिर कहते हो सर आंसर नहीं आ रहा, तो ऐसे कैसे आ जाएगा आंसर? कैलकुलेशन आराम से करो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1.6, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए और 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखो सॉल्यूशन यानी कि विलयन, आप सब जानते हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जानते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? विलयन को बोलते हैं। दो चीज होती है इसके अंदर, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय प्लस विलायक, हिंदी में लिख देता हूं मैं, विलय प्लस विलायक, ठीक है, विलयन होता है। तो आपको यहां दे रखा है ए कोई सब्सटेंस है, ए कोई पदार्थ है, उसके 2 ग्राम, ए आपका 2 ग्राम दे रखा है, और किसके अंदर? वाटर के अंदर 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम, यह है 2 ग्राम ए और ये 18 ग्राम H2O, दोनों से मिलकर आपका सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया, ठीक है। इसने पूछा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, इसका मास परसेंट निकालना है, विलय का मास परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट निकालना सिखाया था मैंने, जो भी आपको दिया जाता है उसका मास बटा टोटल मास, ठीक है, इनटू 100। तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट यानी कि विलय का मास परसेंट निकालना है आपको, बराबर विलय का द्रव्यमान, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? सोल्यूट का मास 2 ग्राम,
अगर समझ में नहीं आ रहा, सॉल्यूट को हिंदी में विलेय कहते हैं, हिंदी में लिख लेना विलेय का द्रव्यमान बटा टोटल कुल द्रव्यमान विलयन का इंटू 100 बटा कुल कितना आ जाएगा, 18 प्लस 2 करोगे तो 20 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 10 बार चला जाएगा, 1 0 से 1 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 10%। ये आपका 1.6 भी कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1.7, एग्जाम्पल नंबर 1.7, एग्जाम्पल नंबर 1.7 क्या कहता है, ये दोनों मोलेरिटी और मोलेलिटी के 1.7 और 1.8, बहुत ही इजी है। देखो केवल 1.5 में आपको माइंड लगाना है, बाकी सारे एग्जाम्पल इजी हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हिंदी में सुनेंगे कि 4 ग्राम, कितना ग्राम, 4 ग्राम NaOH को घोला है अपन ने और 250 ml अपन ने सॉल्यूशन बनाया है। 4 ग्राम NaOH को घोला है, इट मींस मास ऑफ NaOH, ये हमारा सॉल्यूट हो गया, विलय हो गया है हमारा, ठीक है। और इसको घोलकर कितना ग्राम है, 4 ग्राम, NaOH कितना दे रखा है, 4 ग्राम, 4 ग्राम। इसको घोलकर हमने सॉल्यूशन बनाया, तो विलयन का, सॉल्यूशन का जो आपके पास आयतन दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आपका सॉल्यूशन बना वो बना है 250 ml। कितना बना है, 250 ml। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, हिंदी में लिख देता हूं मैं, हिंदी में लिख देता हूं इसको, आयतन किसका, विलयन का। ये लो और सरल हो जाएगा, विलयन का आयतन। अब मुझे निकालना क्या है बच्चों, ये विलय का द्रव्यमान हो गया 4 ग्राम, विलयन का आयतन हो गया 250 ml। अब आपको निकालना है फाइंड आउट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी निकालनी है, लेकिन मुझे NaOH का मोलर मास भी निकालना है, पता होना चाहिए मोलर मास, मोलर द्रव्यमान ऑफ NaOH। NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, Na 23, ऑक्सीजन 16, H का कितना होता है 1, टोटल कितना आ जाएगा 40 ग्राम। ये मुझे पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब मैं निकाल रहा हूं मोलरिटी, मोलरिटी मोलरता, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल मैंने आपको बताया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय के मोल, विलय के मोल, विलय कौन है NaOH, इसके मोल निकालने हैं तो निकाल दो यहां पर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये भी निकाल दो, मोल्स ऑफ NaOH लिख दूं मैं, तो NaOH के मोल कितने हैं, गिवन मास बटा मोलर मास 4/40 कितना आ जाएगा 0.1 मोल, ये इसका आ गया 4/40। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर लग जाएगा 1000, क्योंकि ये आपका ml में दिया गया है, तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी 0.1 मोल आ गया, मोल्स ऑफ NaOH सॉल्यूट 1000 आ गया बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है 250 ml था इसलिए लिख दिया, 250 से कट जाएगा 1000 4 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.4 मोल पर लीटर, या आप इसको लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स, या आप इसको लिख सकते हो कैपिटल M मोलर, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं था, विलय का आपको द्रव्यमान दिया गया था 4 ग्राम, विलयन का आयतन 250 ml दिया गया था। आप मेरे उस डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो मोलरिटी का, WB वाला, ठीक है ना, WB/MB इंटू V और ऊपर इंटू 1000, ठीक है। तो वो अगर आप उससे भी रखोगे तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। तो 1.6 भी हो गया, सॉरी ये था 1.7, ये था आपका बच्चों, ये था आपका 1.7। ओके, अब हम करते हैं 1.8, लास्ट एंड फाइनल, ध्यान से देखेंगे। देखो इसमें हमको एक नई चीज दे रखी है, डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी,
डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व हिंदी में बोलते हैं घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, और ये बराबर होता है 1.8 पढ़ रहे हैं अपन, ये बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन आयतन यानी कि वॉल्यूम। शॉर्ट में मैं लिखूंगा इसको D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ध्यान रखना ये डेंसिटी होती है। तो यहां से अगर आपको मास निकालना है, मास निकालना है किसी का, तो V इंटू डी बन जाएगा, है ना, आयतन इंटू घनत्व बन जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1.8 में आपको क्वेश्चन में घनत्व दे रखा है कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। देखो D का मान आपको दे रखा है 1.8 बता रहा हूं मैं, D ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml। ग्राम ml इनवर्स है ग्राम पर ml, एक ही बात है, यानी कि 1 ml के अंदर इतना ग्राम है, ये 1 ml के अंदर, ठीक है, 1 ml के अंदर इतना ग्राम है। ये मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हम सब जानते हैं, और हमारे पास मोलरिटी m, मोलरिटी 3m दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो 3m, मैंने बताया था 3m, इसका मतलब होता है 3 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 3 मोल है, 1 लीटर, और यहाँ ml है, तो 1 लीटर को मैं 1000 ml कह सकता हूं, तो और मैं इसको ये कह सकता हूं 3 मोल इन 1000 ml। बोलो ये सुन लो कि 1000 ml में 3 मोल, ये भी कह सकता हूं, या 3 मोल पर लीटर ऐसे भी कह सकता हूं। पर लीटर मतलब 1 लीटर में 3 मोल, और लीटर को अगर मैं ml में बदलूंगा तो 1000 ml होते हैं। तो 1000 ml में मेरे पास 3 मोल, ये आपको दे रखे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मोलरता दे रखी है आपको, मोलरिटी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मोलेलिटी, कैलकुलेट द मोलेलिटी, हाँ मोलेलिटी, मोललता हिंदी में, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल बटा विलायक का भार, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, अगर ग्राम में हो तो ऊपर 1000। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो मेरे पास तो खाली डेंसिटी और मोलरता दे रखी है, चलो आ जाओ हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे मास निकालना है सॉल्यूशन का, ये आपके दे रखी है सॉल्यूशन की, विलियन की। घनत्व किसका है, ये डेंसिटी किसकी है, विलियन की, तो मास भी किसका आएगा, विलियन का, सॉल्यूशन का। चलो पहले यहां से निकालते हैं, इधर देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का घनत्व, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1.25 ग्राम प्रति ml, 1.25 ग्राम पर ml। बोलो यस और नो। तो ये ग्राम, ये डी दे रखा है आपको, विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंग्लिश में कहते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना दे रखा है V, वॉल्यूम। देखो ये तो ml है, और यहां अपन जो भी बात कर रहे हैं वो कितना दे रखा है 1000 ml, कितना दे रखा है 1000 ml अपने आप में, ठीक है। तो विलियन का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, देखो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डी, आयतन इंटू घनत्व, तो 125 1.25 इंटू 1000, ठीक है। ये था अपने पास ग्राम पर ml, ऊपर भी ml, ये ऊपर भी ml आ जाएगा, ठीक है। तो ml से ml कैंसिल, आंसर ग्राम में आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 1250 ग्राम। ये आपके पास विलियन का द्रव्यमान आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है। अभी मेरे पास क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है,
आपको निकालना है NaCl की मोलैलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? NaCl की मोलैलिटी निकालनी है। तो यहां पर 1 लीटर यानी 3 मोल पर लीटर है। क्वेश्चन के अंदर मोल गिवन है मुझे, ये रहा 3 मोल, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, चलो विलेय का द्रव्यमान कितना निकलेगा? 3 मोल। विलेय कौन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? NaCl, NaCl विलेय कौन है? NaCl। तो 3 इंटू, देखो 3 मोल था ना, 1 मोल का होता है 23 प्लस 35.5 यानी कि आपके पास आ जाएगा 58.5, 58.5 को 3 मोल से, ये 1 मोल का, ये तो 1 मोल का है 58.5, 3 मोल का कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 175.5 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन का मास है इतना, सॉल्यूट का है इतना, तो सॉल्वेंट का कितना होगा? तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक का द्रव्यमान। चलो ये सारी चीजें जरूरी थी निकालना, ये सारी चीजें जरूरी थी इसलिए निकाली है क्योंकि आपको यहाँ मास चाहिए या मोल चाहिए। मोल क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू 1000, या मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो विलियन में से हम अगर विलेय घटा दें, यानी कि 1250 में से मैं 175.5 घटा दूं, तो आपके पास आ जाता है 1074.5 ग्राम, ठीक है। ये आपके पास विलायक का द्रव्यमान है। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल है क्वेश्चन के अंदर? कितने मोल है? 3 मोल इंटू 1000 बटे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला? 1074.5। और आंसर जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर देना, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा अप्रोक्स 2.79 मोल पर केजी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। जितने भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में अंदर गिवन थे वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। यहाँ आपको ध्यान एक एक्स्ट्रा निकला है, इसलिए सभी स्टूडेंट इसको अलग से नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। डेंसिटी यानी कि घनत्व, मास बटा यानी वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, D इज इक्वल टू m/v। यहाँ से मास निकालना हो तो V इंटू D बन जाएगा। मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी थी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा था, मैंने सॉल्यूशन का मास निकाल दिया, सॉल्यूट का मास निकाल दिया। सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास गया सॉल्वेंट का गया, सॉल्वेंट के मास को रखा, सॉल्यूट के मोल को रखा, 1000 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हो सकता है आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएं। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।